कितना बजे टाइम? ठीक। आज जो हम लोग जो बात करने वाले हैं, करंट को लेकर के। करंट एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है स्टूडेंट्स के बीच में कि करंट को हम ट्रेडिशनल के साथ कैसे जोड़ सके, ताकि हम उसको पीटी के रूप में भी तैयार कर सके टॉपिक को, और साथ साथ मेंस के रूप में भी तैयार कर सके टॉपिक्स को। जो हमारा जो आज का जो पहला जो शुरुआत हो रहा है हमारा, इसमें ध्यान रखिएगा कि मेरा जो करंट को जो देखने की जो चीज है, तो मैं इसे तीन भागों में करंट को बांट रहा हूँ। ठीक है, और किस पर मैं डिस्कशन करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, इस पर भी चर्चा होगी। और फिर हम टॉपिक वाइज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एक्चुअली जब मैं करंट की बात कर रहा हूँ, तो करंट को तीन भागों में बांट करके देखा जा सकता है। पहला तो भाग है कि आप इसको एक वन लाइनर के रूप में देखेंगे करंट को। यह उस समय देखने की जरूरत है जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, लगभग 5 या 7 दिन का एग्जाम का 10 दिन का टाइम बच रहा है, तब आप इसको देखेंगे। इसमें हमको क्या देखना चाहिए वन लाइनर वाले में? क्लियर? पहला तो हमको इसमें नियुक्ति के संबंध में देखना चाहिए। नियुक्ति और त्याग पत्र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किसे किसने त्याग पत्र दिया है। तब पहला तो हमारी बात होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, कौन से पद पर नियुक्त किया गया है। दूसरा हमें इसमें देखना चाहिए, दूसरा जो हमको इसमें देखना चाहिए, पुरस्कार को पुरस्कार के रूप में देखना चाहिए। मैं आगे डिस्क्राइब भी करूंगा पुरस्कार को हम कितने भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए। क्लियर? पहले तो मैं एक टॉपिक क्रिएट कर देता हूं कि ताकि समझने के लिए करंट को कि हम किस रूप में बांट करके देख सकते हैं। क्लियर? तीसरा जो हम इसको देख सकते हैं, खेल के रूप में स्पोर्ट्स वाले सेक्शंस को हम वन लाइनर में देखते हैं। स्पोर्ट्स वाले सेक्शंस को, तो पहला हो गया पुरस्कार, नियुक्ति या स्पोर्ट्स सेक्शंस। इन तीनों को हम वन लाइनर के रूप में, और भी आगे बढ़ेंगे तो और भी इसमें हम शामिल करते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो वन लाइनर वाले की समस्या जो आजकल जो 69 से बीपीएससी ने पूछना शुरू किया है, इसकी संख्या कम हो गई है पहले के मुकाबले। 67 तक तो बहुत ज्यादा था, 66 में और ज्यादा था, लेकिन 68 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है, और 69 तक आते आते लगभग वन लाइनर क्वेश्चंस की समस्या जो संख्या है वह घट करके मैक्सिमम 3 से 4 तक रह गई है। मैक्सिमम 3 से 4 तक रह गई है। और जबकि पीटी में अगर मैं बात करूं, तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस करंट की भूमिका रहती है। मैं पीटी की बात कर रहा हूं, 30 से 35 क्वेश्चन। और मेंस में 100% क्वेश्चन जो भी आएगा हिस्ट्री छोड़ करके, हिस्ट्री और डीआई को अगर छोड़ दिया जाए, तो 100% क्वेश्चन आपका रहेगा करंट से जुड़ा हुआ। आपको करंट से कोरिलेट करके लिखना ही होगा, इसको समझने की जरूरत होती है। इसमें वन लाइनर में इस तरीके के टॉपिक को कवर करेंगे। सेकंड है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चंस की संख्या 1 से 2 रहती है। जैसे वरीयता क्रम में कौन ऊपर है कौन नीचे है, वरीयता क्रम को आपको पूछा जा सकता है। जैसे रेगिस्तान के रूप में पूछा जा सकता है, जैसे जलधारा के रूप में पूछा जा सकता है जो चर्चा में है, जैसे तूफान के रूप में पूछा जा सकता है कि कहां पर कौन सा तूफान जुड़ा हुआ आता है। क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चंस या पर्वतमाला के रूप में पूछा जा सकता है, या मिसलेनियस से पूछा जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चंस आपको लूसेंट में आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, जो आप विविध जो देखते हैं ना लूसेंट का पार्ट, वो आसानी से अवेलेबल है। इसकी संख्या मुश्किल से 2 या 3 मैक्सिमम तक रहती है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं 2 या 3, तो इन दोनों की बात करूं तब 5 से 7 क्वेश्चंस इन दोनों से मिला करके रहेगा। अब हम साल भर इस 5 से 7 के लिए हम पीछे पड़े रहते हैं। खेल यहां पर है ही नहीं, ये लगभग आपको आ रहा है तो आप टिक मारते हुए आगे निकल रही है, हमारा समय बचाता है।
इस तरीके का क्वेश्चंस पीटी में हमारा समय बचाता है। मेंस में इसका कोई रोल नहीं के बराबर है, कहीं भी रोल नहीं है मेंस में। जितना रोल है वो पीटी में है इन दोनों का, और पीटी में जो रोल है इन दोनों का वो भी 5 से 7 क्वेश्चंस तक है। अगर आपको आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, नहीं आ रहा है तो नहीं बढ़िएगा। जैसे अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसे अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया, इस तरीके का क्वेश्चन वन लाइनर है। बाई बी रेड्डी को, एन के सिंह को, अरविंद परगढ़िया को, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको पढ़ा है आपने और टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यह समय नहीं लगाता है, यह समय बचाता है। नहीं पढ़ा है तो आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप बचते हुए आगे बढ़िएगा। लेकिन जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चंस है, यह सबसे बड़ा दुविधापूर्ण है, लेखन में भी और साथ साथ पीटी में भी। और इस बार का क्वेश्चंस को उठा करके देखिएगा तो एक क्वेश्चंस तो पूरा एक पैरा ही दिया हुआ था, एक पूरा पैरा दिया हुआ था। जैसे पीएलआई से बहुत सारे क्वेश्चन, स्वामित्व योजना से क्वेश्चन पूछे गए थे नहीं। तो यहां पर इस तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वह है बेसिक्स क्वेश्चंस, बेसिक्स। और यहीं से सबसे ज्यादा अगर 35 क्वेश्चंस आ रहा है पीटी में, मैं मान के चलूं 30 से 35 लगभग यही रेशियो रहता है, 30 से 35 क्वेश्चंस तक। अगर 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं या 30 क्वेश्चंस आ रहा है तो 30 में से 5 से 7 क्वेश्चंस घटा लीजिए, तो बाकी बचेगा आपके पास 22 से 23 क्वेश्चंस। 22 से 23 क्वेश्चंस टोटल जो रहेगा वो यहीं से रहेगा आपका। यानी कि पूरा रिजल्ट ये तय कर दे रहा है, और मेंस का 100% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। यानी कि पीटी में यहां से 22 से 25 क्वेश्चंस तक लेकर के जा रहा है पीटी में, और मेंस में आईआर का सेक्शन है प्लस पॉलिटी का सेक्शन है, यानी कि GS2 वाले पेपर का जो सेक्शन है वह 100% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। और यही सबसे बड़ी चुनौती हम लोग के बीच में, हम लोग के जो बीच में सबसे बड़ी चुनौती है वह ये वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या चाहिए? पहले तो हमें यही नहीं पता होता है कि करंट में हमको देखना क्या चाहिए, बदलता जो पैटर्न कह रहा है। क्लियर? और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, मेंस वाले टॉपिक के बेसिक्स टॉपिक की बात करूं, मेंस में बेसिक्स टॉपिक की बात करूं, तो इस टॉपिक में कई सारे हैं टॉपिक्स पढ़ने। जैसे सबसे पहला आप बांटिए सूचकांकों को, इंडेक्स को। हम लोग जो इंडेक्स पढ़ते हैं, जैसे एचडी इंडेक्स हमने पढ़ करके छोड़ दिया कि भारत का स्थान 123वां है कि 132वां है। क्लियर? हमने जीएचआई पढ़ करके छोड़ दिया, या हमने ग्लोबल पॉलिटिकली इंडेक्स पढ़ करके छोड़ दिया, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ करके छोड़ दिया। एक्चुअली इसका इंपैक्ट क्या है ये देखने की आवश्यकता है। और आप मेंस में 2 बार यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एक जीएचआई से क्वेश्चन पूछा गया है, एक विश्व खुशहाली सूचकांक से पूछा गया है, और एक क्वेश्चन एचडीआई से पूछा गया है। 3 क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, 3 बार। और एक बार तो 2 क्वेश्चन जो पूछा गया है इंडेक्स से, एक ही साल 64वीं या 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं। क्लियर? इसलिए मेंस को देखना होगा तो आपको सूचकांक देखना होगा। मैं एक एक सूचकांक की चर्चा करूंगा आगे चल करके। क्लियर? तो आपको, और जैसे इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूचकांकों में, जैसे आपसे एचडीआई पूछ देगा, और एचडीआई को आर्टिकल 21 से जोड़ करके पूछेगा। आपको आर्टिकल 21 से जोड़ते हुए पढ़ना है एचडीआई को, एचडीआई को डीपीएसपी से जोड़ते हुए पढ़ना है। क्लियर? एचडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। हाल ही में सूर्योदय योजना लॉन्च की गई, उसके पहले आयुष्मान भारत, उसके पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही, तो उसका एचडीआई में क्या योगदान है। क्लियर? दूसरा आपको पढ़ना है संस्था। कई बार संस्थाओं से क्वेश्चंस आता है। इसमें 2 प्रकार की संस्था पढ़नी है बंधु।
एक संस्था पढ़नी है आपको, अंतरराष्ट्रीय संस्था, जैसे कि यूएनओ, स्पेशल यूएनओ पढ़ना है। जैसे एक बार प्रश्न पूछ दिया था कि अस्थायी सदस्य से जोड़ करके प्रश्न पूछ दिया था एक बार, कई बार अस्थायी और अस्थायी सदस्य से जोड़ करके प्रश्न यूएनओ से पूछा गया है। क्लियर? तो यूएनओ आपको देखना है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पर है, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने अस्थायी सदस्यता के लिए बार बार दावा कर रहा है, यानी भारत बार बार दावा कर रहा है अस्थायी सदस्यता के लिए। तो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएनओ, और साथ साथ यूएनओ इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी। इसलिए यूएनओ को देखना बड़ा आवश्यक है, और सिर्फ इस रूप में नहीं देखना है कि यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है कि 10 है, नहीं। वहीं यूएनओ संस्था के साथ साथ आपको क्षेत्रीय संस्था देखना होगा। जैसे क्षेत्रीय संस्थाओं की मैं बात करूं तो आसियान, ब्रिक्स, एससीओ, I2U2 यानी नया क्वाड, क्वाड, ऐसी कई संस्थाएं जो हाल के दिनों में भारत के साथ सम्मेलन हुए हैं। उस सम्मेलनों के आधार पर आपको देखना होगा, एक एक संस्थाओं को देखना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली सदस्य संख्या पूछेगा। ये कतई आप इसको मन से निकाल दीजिए कि I2U2 में सिर्फ कितने सदस्य हैं, या I2U2 का नया क्वाड कहा जाता है। सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, I2U2 की भूमिका क्या है, क्योंकि उसमें इजराइल भी शामिल है, उसमें यूएई भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, और उसमें यूएसए भी शामिल है। तो I2U2 की भूमिका क्या है पश्चिमी एशिया में और मध्य एशिया में जाकर के। इसीलिए संस्थाओं को देखना जरूरी है, और यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो एक संस्था, दूसरा संस्थाओं का सम्मेलन भी एक बहुत जरूरी है। सम्मेलन, जैसे अभी हाल ही में WTO सम्मेलन संचालित हो रहा है, और मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है जो प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। और WTO में अभी हाल ही में राजदूत ने, थाईलैंड के राजदूत ने भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया कि भारत एमएसपी के माध्यम से 40% खरीद करता है और वो सारा निर्यात कर देता है, जबकि यह गलत धारणा थी। और भारत के विरोध के कारण थाईलैंड को अपना राजदूत हटाना पड़ गया। क्लियर? और WTO चर्चा में है। और क्यों? क्योंकि हाल ही में चाइना भी इसको लेकर के भारत पर लगातार दबाव बना रहा है, और चाइना का जो समर्थक देश है भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे, हालांकि भारत का विरोध के कारण वह पीछे हटना पड़ा उसको। तो WTO की भूमिका क्या है? तो जो सम्मेलन हाल के दिनों में जो हो रहा है, क्लियर, चाहे WTO हो, चाहे पर्यावरणीय सम्मेलन हो, अभी यूएई में COP28 सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर? तो COP20 यानी कॉप होता क्या है? कॉप से जुड़े, जरूरी नहीं कि COP20 से पूछे, 28 से पूछेगा। हो सकता है इसी क्वेश्चंस को पीछे लेकर के चला जाए। और सबसे आश्चर्यजनक चीजें आप तो याद कीजिए कि सबसे आश्चर्यजनक चीजें आपको दिखाई देगा कि 68 वाले पेपर में शॉर्ट नोट्स के IR में SDG के 16वें आयाम से पूछा था। अपने आप में आश्चर्यजनक चीजें हैं कि कितना तेजी से अपने आप को बदल रहा है बीपीएससी। क्लियर? इसलिए आपको सम्मेलन देखना पड़ेगा, चाहे वह सम्मेलन पर्यावरणीय सम्मेलन हो। हमेशा पर्यावरणीय सम्मेलन हॉटेस्ट टॉपिक रहा है पीटी और मेंस के एग्जाम्स को लेकर के। क्लियर? चाहे वह आपका आर्थिकी सम्मेलन हो, चाहे विश्व आर्थिक मंच का बैठक होना हो, चाहे वह आपका WTO की बैठक होना हो, इस सब सम्मेलनों से कई बार प्रश्न बनते हैं बंधु, और आते ही आते हैं। पीटी में भी आते हैं और साथ साथ मेंस में भी आते हैं सम्मेलनों से जुड़ा हुआ प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न आपसे बनता है सम्मेलन से साथ साथ, तीसरा जो प्रश्न बनता है, राष्ट्राध्यक्ष का भारत आना, कौन से राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं और भारत से जा रहे हैं, यानी कि यहां से प्रश्न बनेगा संबंध से।
जैसे अभी हाल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो भारत के प्रतिनिधित्व करता है या दूसरे देशों के जो प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो बैठकें जो एक दूसरे के देशों के बीच होती है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें, उससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। जैसे 2+2 डायलॉग से प्रश्न पूछा गया है मेंस में। अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने रूस का दौरा किया था, और रूस के दौरे में आपको आश्चर्यजनक चीजें दिखेगी कि पुतिन साहब ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सीधे विदेश मंत्री के साथ ये बैठक की, और उसके पहले एनएसए डोभाल के साथ बैठक की थी। यह यूनिक चीजें हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां के अपने समकक्ष से नीचे के अधिकारियों से मिल रहा है, मंत्रियों से मिल रहा है, यानी कि भारत की वैश्विक भूमिका को, बदलाव को दिखा रहा है। तो संबंधों से यहां प्रश्न बनते दिखाई देते हैं, पीटी में भी और मेंस में भी। क्लियर? चाहे भारत से, अभी भारत से यूएई, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री अभी यूएई के दौरे पर गए थे, तो भारत और यूएई के बीच में संबंध आपको दिखेगा। क्लियर? और यहां से क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि यूएई में मंदिर का, स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ है और भारतीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, इसलिए यहां से प्रश्न बनते हुए दिखेंगे, और वो प्रश्न जुड़ा हुआ अयोध्या से भी जोड़ करके पूछा जा सकता है। इससे पहले टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि टॉपिक हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअली करंट के रूप में। फिर अगर आप बांटेंगे, फिर आपको बांटना है योजना के रूप में, बड़ा इंपॉर्टेंट है योजना। योजना से प्रश्न आते ही आते हैं, पीटी में भी और मेंस में। मेंस का ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है बंधु, चाहे डीपीएसपी का क्वेश्चंस उठा लिया जाए, चाहे इकोनॉमिकल सेक्शंस का क्वेश्चंस उठा लिया जाए, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस उठा लिया जाए, योजना से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। इसलिए योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएलआई योजना पिछले बार पूछा था, जैसे आपसे स्वामित्व योजना भी पूछा गया है, और आपसे कई बार मेंस में प्रश्न बनते हैं। इस बार सूर्योदय योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सूर्योदय योजना ही की बात क्यों करें, ऐसे कई सारी योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, कई सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यही कारण है कि यहां से आपसे प्रश्न बनते हैं योजना के रूप में। आगे कैसे बनेगा मैं वो भी चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ भू राजनैतिक घटनाक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। भू राजनैतिक घटनाक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे इजराइल हमास समस्या, जैसे मालदीव संकट, जैसे रूस यूक्रेन संकट। क्लियर? तो यहां से प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। मैंने कहा ना कि पीटी और मेंस साथ चलता है, पीटी अलग से नहीं देखा जा सकता। अगर भारतीय प्रधानमंत्री का जो लक्षद्वीप दौरा हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? क्लियर? तो उसका इंपैक्ट तो मालदीव के साथ रिलेशंस का क्या पड़ेगा, चाइना के साथ रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस रूप में देखने की जरूरत है करंट को। इसके साथ साथ अन्य जो भी घटनाक्रम है, जो भी तकनीकी पहलू, तकनीकी विकास, और तकनीकी विकास में जैसे इसरो की भूमिका देखिए। इसरो ने भी हाल ही में, इसरो ने तो कमाल कर रखा है, और इसरो ने आपका देखिए आदित्य L1, या आपका ध्रुवीकरण को जांचने के लिए एक्सरे सैटेलाइट को, एक्सपोसैट को छोड़ना हो, चाहे चंद्रयान 3 को लॉन्च करना हो, मिशन गगनयान को लेकर के घोषणा करना हो, मिशन गगनयान को 2026 तक, 2025 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजना हो, तो इसरो हो गया। बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अभी हाल ही में कैमरून चर्चा में रहा है कि कैमरून ऐसा पहला दुनिया का देश है जहां मलेरिया वैक्सीन लग रहा है। दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां मलेरिया के लिए वैक्सीन अभी तक भारत में भी किसी देश में नहीं लगा है। तो बायोटेक्नोलॉजी चर्चा में, हाल ही में न्यूरालिंक्स चर्चा में रहा है, और टेस्ला कंपनी के द्वारा, जो न्यूरालिंक्स कंपनी है, ठीक है, तो टेस्ला कंपनी के द्वारा न्यूरोचिप का विकास किया गया है। तो तकनीक बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे चैट जीपीटी हो या एआई को लेकर के हो,
चाहे संचार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, डिफेंस को लेकर के हो। क्लियर? तो ये जो आपको दिखाई देगा वो आपको यहां पर देखना है बंधु। क्लियर? तो तकनीक भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और पहलू मुझे नजर आ रहा है क्वेश्चंस के रूप में, और इस बार पूछा भी गया था, वह है राजनैतिक घटनाक्रम। राजनैतिक घटनाक्रम, ध्यान रखिएगा, मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, इस टॉपिक का अलग अलग डायमेंशंस है। ये मैं टॉपिक लिख रहा हूं। अब जैसे राजनीतिक घटनाक्रम की बात करूं तो संसद द्वारा बनाए गए कानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, राजनीतिक घटनाक्रम में। राजनीतिक घटनाक्रम में राज्यों में होने वाले चुनाव, राज्यपालों के विवाद, राजनीतिक घटनाक्रम में। क्लियर? ये सारे आपको टॉपिक आपको देखना है। जैसे अभी उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दिया है, तो ये राजनीतिक। तो अभी असम ने भी वैवाहिक 3-4 शादियों को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया है। अभी राजस्थान में नौकरी को लेकर के एक आवेदन, हाई कोर्ट ने वहां निर्णय दिया कि 2 से अधिक बच्चे हैं तो वहां आप सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये सभी राजनीतिक घटनाक्रम के तहत आएंगे। जैसे संसद ने अभी हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। उसके पहले आप देखिएगा तो 370 को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगा। तो राजनीतिक घटनाक्रम में हमको देखना है। अब सोचिए बंधु, जब टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आसानी से कवर नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार से आर्थिकी घटनाक्रम आपको दिखाई देगा। आर्थिकी, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास, तो आर्थिकी में क्या क्या परिवर्तन आया है हाल के दिनों में, यहां डाटा भी आपको देखना पड़ेगा। डाटा भी आपको, बजट आपको देखना पड़ेगा। बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई है। क्लियर? और उसका इंपैक्ट क्या है। याद रखिएगा, बिना करंट के पीसीएस की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। बिना करंट के, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, पीटी का तो 30 से 35 तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, मेंस का भी क्वेश्चंस आप बिना करंट के कोई टॉपिक लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं मेंस की बात करूं और मैं राजनीतिक ही पूछ लूं, जैसे इस बार पूछा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, शॉर्ट नोट्स में 69 वाले में क्वेश्चंस में था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और एक क्वेश्चन जातीय गणना से भी था बिहार में। अब ये कहां से, तो आपका आईआर का ये आपका करंट में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तब समझिए बंधु कि आपसे कहता है कि करंट आपको ट्रेडिशनल के साथ जोड़ करके देखिए, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, नैया पार नहीं लगेगी। और ये सबसे अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है हम लोग के बीच में कि मार्केट में सिर्फ कहने को मटेरियल है, लेकिन जो रियली में हमको मटेरियल देखना चाहिए वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। हमको 2-3 मटेरियल देखना पड़ता है और हमारे पास वो समय नहीं बचता। अच्छा, कभी भी उसमें क्या किया है कि मार्केट में देखिएगा तो 1 लाइनर मटेरियल आपको ज्यादा दिखेगा देन कि उसके एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा। क्लियर? इसलिए आपको इस रूप में देखना होगा करंट को, न कि इन दोनों के रूप में। इन दोनों के रूप में करंट नहीं देखा जा सकता है, कभी नहीं। हाँ, चलते चलते आप इसको एक देख सकते हैं, नजर तो दौड़ा ही जा सकते हैं चलते चलते, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। क्लियर? तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। मैं एक आज क्योंकि पहला क्लास है तो एक मोटा मोटी मैं व्यू रख देता हूं कि किस रूप में देखा जा सकता है करंट। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी हाल ही में भारत या प्रधानमंत्री जो है लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, ध्यान रखिएगा, और लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे तो इस घटना को कहा गया लक्षद्वीप कूटनीति, लक्षद्वीप डिप्लोमेसी, इस घटना को कहा गया। क्लियर? तो लक्षद्वीप डिप्लोमेसी है क्या? अब देखिए, पीटी भी बनेगा, मेंस भी बनेगा, यहां से क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस के साथ आपसे डिस्कशन करूंगा।
लक्षद्वीप पढ़िएगा कैसे? तो सबसे पहले देखिए कि लक्षद्वीप है कहां। भौगोलिक अवस्थिति देखिए लक्षद्वीप की, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर के क्षेत्र में स्थित है, अरब और हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित है। अरब और हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जो 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है लक्षद्वीप, जहां मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप की। यह एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जहां जाने के लिए हवाई और समुद्री मार्ग ही एक रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। कोई भी आप जिस जो सुविधा देखते हैं प्रिया जी, कोई भी आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करवाने कहता हूं कि प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप कोई बुक का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो लक्षद्वीप की पहले भौगोलिक स्थिति जान लीजिए। हो सकता है प्रश्न डाल देना लक्षद्वीप से संबंधित कथन है, और बोल दे लक्षद्वीप, पहला पॉइंट डाल दे लक्षद्वीप अरब अरब सागर में अवस्थित द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप में तमिल भाषा बोली जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप चर्चा में है। और डाल दे ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 1 2 3। क्यों नहीं पूछा जा सकता है प्रश्न को? क्योंकि लक्षद्वीप चर्चा में है नहीं, इसीलिए इसी रूप में देखा जा सकता है। तो पहला, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है किसी भी चीज की। दूसरा, यह चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के यात्रा पर गए थे नहीं। तीसरा, इसका इंपैक्ट क्या है, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी चुनौतियां क्या है। नकारात्मक प्रभाव का कहने का मतलब है इसकी चुनौतियां क्या है। क्लियर? और किस प्रकार से इसको देखा जा रहा है। तो भारत और मालदीव के बीच में क्या रिलेटिव, क्यों चर्चा में है, तो मालदीव को लेकर के। तो भारत और मालदीव का संबंध क्या है, और क्योंकि मालदीव में चाइना समर्थित सरकार है, तो चाइना पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। क्लियर? इसलिए समझिएगा बंधु, इस रूप में लक्षद्वीप कूटनीति को देखिए, डिप्लोमेसी को देखिए, और मैं सारा देखिए, मैं इसका डिटेल बताता हूं, देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा आपके पास। इसमें कहीं रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। लक्षद्वीप अरब सागर और हिंद महासागर के इस तरफ स्थित है, यानी मूल रूप से अरब सागर में अवस्थित देश है, जो केरल लगभग भारत के तटीय सीमा से, जो मूल तटीय सीमा है वहां से 200 से 400 किलोमीटर है, जहां जाने के लिए हवाई मार्गों और समुद्री मार्गों का प्रयोग किया जाता है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जहां जिसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप की जो भौगोलिक अवस्थिति है वह देखिए, मैंने इसको मैप के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लक्षद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति को मैप के रूप में देखिए, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप ये है बंधु, लक्षद्वीप यहां है, जो मैंने कहा ना कि अरब सागर के तट पर, अरब सागर और हिंद महासागर के मुहाने पर इस तरफ स्थित है, जहां मलयालम भाषा बोली जाती है। मालदीव ये है, मालदीव ये है। और मालदीव में, क्योंकि मालदीव के साथ भारत का एक समझौता हुआ था, जब प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति साले, वहां राष्ट्रपति होते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली है वहां मालदीव में। तो मालदीव में जो राष्ट्रपति, जो साले के बीच में एक समझौता हुआ था, समझौता था हाइड्रोग्राफिक समझौता, हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत भारत जो है वहां पर रिसर्च करेगा पानी को लेकर के, समुद्री पानी को लेकर के, वहां पर पानी की खोज करेगा, क्योंकि मालदीव में पानी संकट बड़ा देखने को मिलता है।
कुछ साल पहले मालदीव में इतना पानी संकट क्रिएट हो गया था कि भारत को बोतल में पानी भेजना पड़ा था, जैसे बिस्लरी का बोतल हम लोग प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से पानी भेजना पड़ा था। तो मालदीव की स्थिति पानी संकट को लेकर के बड़ा विचित्र है। वहां पर कोस्टल एरिया में पानी की खोज के लिए, अन्य क्षेत्रों में खोज के लिए भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको हाइड्रोग्राफिक समझौता कर रहे। समझौता होने से निश्चित है कि भारत की तरफ झुकाव मालदीव का दिख रहा था। चाइना, क्योंकि मालदीव में एक विपक्षी पार्टी जो मोइजू के नेतृत्व में, मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में विपक्षी पार्टी, उसने भारत के विपरीत, भारत के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और गो इंडिया का नारा लगाया और वहां सत्ता में भी आ गए, क्योंकि इनको समर्थन चाइना द्वारा है। क्योंकि चाइना रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत वह पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी शब्द का मैं उल्लेख कर रहा हूं, मैं आगे चर्चा करूंगा। क्लियर? तो वो मालदीव पर नियंत्रण रख, वो उन्हीं देशों को कर्ज के माध्यम से, इसको कहते हैं ब्लैंक चेक पॉलिसी, कर्ज के माध्यम से उस देश पर नियंत्रण लगाना चाहता है, नियंत्रण रखना चाहता है। और क्योंकि मालदीव की पूरी जीडीपी उठा करके देखिए, तब पूरी जीडीपी का सबसे बड़ा सोर्स है उसका टूरिज्म। टूरिज्म अब पूरे जीडीपी में 28% पूरा टूरिज्म का योगदान है मालदीव के पूरे टूरिज्म में, और सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत से जाता है, टूरिस्ट जो भारत से जाता है। अब यहां पर देखना है तो भारत, ऑब्वियस बात है, मालदीव के विकास में काम कर रहा था। जब मोइजू सत्ता में आए तो मोइजू ने इंडिया आउट का नारा लगाया, और इंडिया आउट के नारे से उन्होंने कहा कि आप उस सत्ता में आ गए तो इंडिया आउट, उनका झुकाव चाइना की तरफ था और उन्होंने यह हाइड्रोग्राफिक समझौता तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद निश्चित है कि यहां पर चाइना का इंपैक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मोइजू का झुकाव चाइना की तरफ है और भारत एक कभी नहीं चाहेगा। और क्योंकि भारत इसके पूर्व में हम्बन टोटा बंदरगाह खो चुका है, श्रीलंका में ऑलरेडी चाइना का प्रभुत्व हम्बन टोटा बंदरगाह पर, इसलिए भारत ये किसी भी मामले में मालदीव को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, कभी किसी भी मामले में नहीं जाने देना चाहता। यही कारण है कि भारत थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया और भारतीय विदेश नीति थोड़ा सा हाल के दिनों में 2014 के बाद थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ गई है। मैं आगे चर्चा करूंगा अलग अलग टॉपिक में। तो यहां पर मालदीव के माध्यम से चाइना है जो नियंत्रण स्थापित कर, तो भारत ने कहा कि भैया आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपका सबसे बड़ा सोर्स है टूरिज्म, और सबसे ज्यादा टूरिज्म में हम रोल देते हैं, हम अदा करते हैं आपकी भूमिका को। इसलिए भारत ने कहा इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने यहां टूरिज्म बढ़ा दीजिए। तो यहां पर, यहीं पर क्यों अंडमान निकोबार क्यों नहीं? प्रश्न तो यह आता है कि अंडमान निकोबार क्यों नहीं गए, वहीं पर क्यों गए? इसके पीछे रीजन ये है कि जिबूती में ऑलरेडी चाइना का प्रभुत्व है और जिबूती में चाइना का सैन्य बेस है, और क्योंकि यह जो क्षेत्र आपको रेड सी दिख रहा है, यह हमेशा संकट में रहता है, हौती विद्रोहियों के कारण, सोमालियाई संकट के कारण। तो भारत को अरब क्षेत्र में, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में भारत को प्रभावशीलता बतानी थी। तो टूरिज्म भी बढ़ाना है और भारत को सुरक्षा भी देखना था। इसी सुरक्षा और टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए एक ही भौगोलिक अवस्थिति नजर आ रही थी, और वह था लक्षद्वीप। और क्योंकि यह दूसरा राजनीतिक भी है कि भारत दक्षिण जो क्षेत्र है वह बीजेपी की सरकार से दूर है, बीजेपी पार्टी से दूर है, तो दक्षिण क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसको केंद्र में चुना और यहां पर कहा कि टूरिज्म बढ़ेगा, तो टूरिज्म बढ़ेगा तो इसका आर्थिक विकास होगा इस क्षेत्र का। और हाल ही में कई कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए घोषणा भी किया है। खुद टाटा कंपनी ने ताज होटल बनाने की घोषणा की है। क्लियर? और सिर्फ यही नहीं, यहां पर हवाई क्षेत्र भी बनेगा, यानी कि भारत का सैन्य बेस बनेगा, एयरबेस।
अगर एयर बेस बन जाता है तो इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत का नौसैनिक बेस ऑलरेडी अंडमान में है। तो यहां नौसैनिक बेस बनाने की जरूरत थी नहीं। भारत को एयर बेस चाहिए था, तो भारत ने लक्षद्वीप को रखा। यही कारण है कि भारत ने मालदीव को रोकने के लिए और इस क्षेत्र पर नियंत्रण लगाने के लिए, ताकि चाइना जो है यहां पर प्रभुत्व बढ़ाते हुए इसके माध्यम से हम पर दबाव न डाले, इसलिए भारत ने लक्षद्वीप को केंद्र में रखा। यही का इसी को कहते हैं लक्षद्वीप डिप्लोमेसी। क्लियर? तो इसका दोनों सध गया ना बंधु। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अब देखो तो, अपने आप कवर हो गया। अब अपने आप कवर हो गया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो क्या बढ़ेगा? तो आर्थिकी लाभ, जीडीपी में, आर्थिकी जीडीपी में वृद्धि होगी, यानी आर्थिकी विकास होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और जब ये होगा बंधु, जब ये आगे बढ़ेगा तो साथ साथ सुरक्षा को भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एयरबेस बन रहा है तो सुरक्षा को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। क्लियर? इसीलिए सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। क्लियर? यही कारण, और सबसे बड़ी बात, भू राजनैतिक रूप से भारत अरबियन सी में प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा। और इसका मैं उदाहरण देता हूं सोमालियाई संकट के रूप में। अब इसको देखिए, क्योंकि मैंने एक टॉपिक भू राजनीतिक घटनाक्रम बताया। हाल ही में सोमालियाई संकट हुआ। एक लाइबेरियाई झंडा लगा हुआ, ठीक है, लीला कॉर्पस जो है उसको सोमालियाई जो डकैत है, जो समुद्री सोमालियाई पायरेट्स बोलते हैं उसको, समुद्री डकैत को सोमालियाई पायरेट्स ने उसको है जो कब्जा कर लिया। और भारत ने पहली बार अपने नॉटिकल क्षेत्र से बाहर जाते हुए, यानी कि भारत की जो नॉटिकल 200 नॉटिकल माइल है भारत के तटीय सीमा से, उससे बाहर जाते हुए, उससे बाहर जाते हुए भारत कहां पहुंच गया? सोमालियाई पायरेट्स के पास, और लाइबेरियाई झंडे को हटा दिया। यानी कि झंडा नहीं, मतलब उसको छुड़ा लिया, क्योंकि उसमें 21 सदस्यों में से 15 भारतीय थे। ये भारत की ताकत है। क्लियर? तो ये जो आप सोमालियाई पायरेट्स को हटाना, तो भारत अब प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहा है, और उसके लिए भेजा गया था आईएनएस चेन्नई को। तो आपसे प्रश्न तो बनता है कि सोमालियाई पायरेट्स को छुड़ाने के लिए किस पोत का सहारा लिया गया था? आईएनएस चेन्नई को। या लाल सागर हाल ही में, या अरब सागर हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य दिखाई देता है? प्रश्न तो बनता है। और इसी प्रश्न को मेंस में लेकर के आइए ना। हाल के दिनों में भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर के सक्रियता दिखाई है, जो उसके विदेश नीति को, नए विदेश नीति का प्रतिमान स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत करें। चाहे मालदीव संकट हो, चाहे सोमालिया पायरेट संकट हो, तो आपको मेंस भी यहां दिखेगा और आपको पीटी भी दिख रहा है। इसीलिए एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को देखिए, तो इसका इंपैक्ट, तो इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, इसका नकारात्मक इंपैक्ट, मैंने चुनौती की बात कहा, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा सरकार को। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज भी बहुत सारे लोग भारतीय पर्यटन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं भौगोलिक रूप से। भारत में सबसे ज्यादा पर्यटन का सोर्स है रिलीजन, सांस्कृतिक पर्यटन है भारत का, भौगोलिक पर्यटन नहीं। भौगोलिक पर्यटन के लोग के लिए दूसरी जगह जाते हैं। यूरोपियन देशों में भौगोलिक पर्यटन है। मालदीव है जो ज्योग्राफिकल पर्यटन टूरिज्म है। भारत में ज्योग्राफिकल टूरिज्म बहुत कम है, रिलीजियस टूरिज्म ज्यादा है। क्लियर? इसे ज्योग्राफिकल रिलीजियस टूरिज्म, यानी ज्योग्राफिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में लोग के पास जानकारी मुहैया करानी पड़ेगी, नहीं, रास्ता तैयार करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। अगर समुद्री रास्ता है या हवाई रास्ता, तो आपको सस्ता टिकट करवाना पड़ेगा।
नहीं, तो इसके लिए निजी क्षेत्रों को आमंत्रित करना पड़ेगा। निजी क्षेत्र को आमंत्रित कीजिए। नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या प्रयास होने चाहिए, तो ये सब तो ये चुनौती तो है ना। क्लियर, तो देखो तो पीटी में भी बन जा रहा है क्वेश्चंस। अगर यही क्वेश्चंस को प्रश्न पूछ देना, लक्षद्वीप कूटनीति हाल के दिनों में चर्चा, प्रश्न में लिख दिया जाए पीटी में, लक्षद्वीप कूटनीति हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, इससे संबंधित कथन है, ऑप्शन में दे दे। ऑप्शन एक, अब ऑप्शन देखो कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसी से। लक्षद्वीप कूटनीति हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, इस संबंध में संबंधित कथन है या सत्य है। सबसे बड़ी समस्या ऑप्शंस वाला है। ऑप्शन एक में दे दे, लक्षद्वीप लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है, अवस्थित द्वीप है। दूसरा, इसका उद्देश्य टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देना है, सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्लियर, प्रश्न डाल दे, ऑप्शन 3 में डाल दे प्रश्न को। इसके यहां यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां स्वयं का विधानमंडल है। क्यों नहीं डाल सकता है प्रश्न को? और ऑप्शन ए में दे दे 1 और 2, बी में दे दे 1, 2 और 3, सी में दे दे सिर्फ 3, और डी में दे दे इनमें से कोई नहीं। प्रश्न तो बनता ही है ना बंधु, क्यों नहीं बन सकता? लक्षद्वीप चर्चा में है, इसीलिए आप पूरे डायमेंशंस को देखने की बस कोशिश कीजिएगा। तो यहां भौगोलिक भी पूछ दिया है, देखो तो यहां प्रश्न में उसका उद्देश्य भी पूछ दिया है, और यहां पर राजनैतिक पूछ दिया है। 3 ऑप्शन है आपके पास, नहीं, और ऑप्शन आपके साथ कूट वाला है। इसीलिए कभी भी करंट को देखा जाएगा ना, तो उसके विभिन्न डायमेंशंस में देखा जाएगा। तो ना तो ये होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है, ये तो अरब सागर अवस्थित द्वीप है। क्लियर, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ पर्यटन नहीं है, पर्यटन के साथ साथ सुरक्षा है, नहीं है, और यहां विधानमंडल है ही नहीं, है तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन विधानमंडल नहीं है, तो ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसी प्रश्न को दे दे शॉर्ट नोट्स में, लक्षद्वीप कूटनीति पर टिप्पणी लिखे, कोई बड़ी बात नहीं है, या भारत मालदीव संबंधों पर अपने विचार दे, हाल नहीं, तब भी तो इसका उद्देश्य, और भी इसका उद्देश्य है चीन को प्रति संतुलित करना, ताकि भारत अपनी प्रभावी भूमिका वहां स्थापित कर सकता है। और भारत अब दुनिया में इस रूप में पहुंच गया है बंधु, इसके माध्यम से सोमालिया पायरेट्स को रोकने, और लक्षद्वीप के माध्यम से, कि भारत पूरे क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, अरब वाले क्षेत्र में, भारत अब दुनिया को कह रहा है कि मैं तुमको सुरक्षा दे रहा हूं, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूं, आओ। यानी कि भारतीय विदेश नीति, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना। वर्ल्ड ऑर्डर उसको बोलते हैं जब महाशक्तियों के बीच में परिवर्तन होता है। क्लियर, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब भारत भी सामुद्रिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को स्थापित कर रहा है, बढ़ा रहा है। सोचिए कि लक्षद्वीप कूटनीति किस रूप में। क्लियर, इसीलिए मेरा कहने का मतलब कि मेरा उद्देश्य सिर्फ बताना है। मैं एक एक टॉपिक आगे आगे चर्चा करूंगा, मैं लिखवाऊंगा भी नोट्स के रूप में। क्लियर, ताकि आपके पास पूरा डायमेंशन बना रहे। दूसरा मैं टॉपिक आपको देखिएगा योजना के रूप में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब सूर्योदय योजना उठा लीजिए, सूर्योदय चर्चा में, अब सूर्योदय योजना उठाइए। सूर्योदय योजना में क्या पढ़ेंगे? अब देखो, सबसे पहला परिचय,
क्या है? तो भारत में रूफटॉप सिस्टम को, रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, तो रूफटॉप याद रखिएगा शब्दावली, रूफटॉप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 22 जनवरी को, भारतीय प्रधानमंत्री ने, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर उसी समय हुआ था, ठीक है, तो 22 जनवरी को सूर्योदय योजना की घोषणा की। इसके तहत शुरुआत में 1 करोड़ घरों में, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो परिचय क्लियर हो गया क्या है? तो सोलर पैनल को बढ़ावा देना है। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? तो इसके पहले 2014 में एक और आगे आया था रूफटॉप योजना, रूफटॉप प्रणाली, हालांकि वो ज्यादा सक्सेस नहीं किया, बाद में इसी को बदल करके सूर्योदय योजना लाया गया। क्लियर? तो सरकार इस संबंध में, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा सूर्योदय योजना का? सिर्फ फॉरेस्ट नहीं बढ़ेगा, सबसे बड़ा इंपैक्ट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा, यानी वही नवीकरणीय ऊर्जा। सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करेगा, और बड़ा इंपैक्ट ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा, नहीं, और 2070 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर रहेगा। आप समझिए इसका इंपैक्ट। इसका निगेटिव अलग बातें है ना, लेकिन बढ़ावा किस रूप में देगा? तो भारत ने क्यों, भारत की अवस्थिति क्या है, भारत में क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों थी, भारत में आवश्यकता क्यों है? नहीं, तो इसका प्रभाव प्लस और प्रभाव का मतलब तो दोनों ना होगा, एक सकारात्मक भी होगा, एक नकारात्मक भी होगा। जब भी प्रश्न आएगा तो इन्हीं के माध्यम से आएगा बंधु। क्लियर? तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, मैं सबका डिटेल भी बता देता हूं, तो और क्लियर आ जाएगा। क्लियर? अब सूर्योदय योजना के संबंध में समझ लीजिए। तो इसका अंत में समाधान क्या देंगे आप? जब चुनौती है तो समाधान भी तो होगा ना बंधु। क्लियर? तो सोलर रूफटॉप व्यवस्था प्रणाली को बढ़ाने के लिए, सोलर रूफटॉप उसको बोलते हैं, रूफटॉप सिस्टम उसको बोलते हैं कि छतों पर सोलर प्रणाली लगाना है। तो छतों पर सोलर प्रणाली लगाना है, तो इसके माध्यम से जो 300 यूनिट तक का जो खर्च हो जाता है ना, कभी कभी परिवारों में 300 यूनिट से ज्यादा खर्च हो जाता है, तो वहां पर ये बड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। ठीक है, तो 1 करोड़, शुरुआत में 1 करोड़, ऐसे टोटल लगभग 3 करोड़ घरों पर लगाना है, शुरुआत में 1 करोड़। हाँ, अभी इनका कहना है कि इंडिया में सोलर सेल्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मैं आगे चर्चा करूंगा, और ये चुनौती में है। क्लियर? तो यहां पर समझिएगा कि यहां आप भारत में जो इस योजना को लाने का मेन उद्देश्य क्या है? ताकि अधिक से अधिक भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, नीति आयोग का कहना है। और हाल ही में आईईए रिपोर्ट जारी हुआ था, और उसका कहना है कि हमको कम से कम 800 गीगावाट चाहिए ऊर्जा। सरकार का कहना है, नीति आयोग का एज ए थिंक टैंक के रूप में, कि कहना है कि हमको 2030 तक जाते जाते 800 गीगावाट चाहिए। और 800 गीगावाट चाहिए तो हम ज्यादा से ज्यादा, अब क्योंकि हमको बिना ऊर्जा के तो देश डेवलप करेगा नहीं, तो 800 गीगावाट के लिए तो हम ज्यादा से ज्यादा कोयला पर निर्भर रहेंगे। तो कोयला पर निर्भर रहेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देंगे, क्योंकि दुनिया में 28% ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है एनर्जी प्रोडक्शन। उस एनर्जी प्रोडक्शन में पेट्रोलियम यानी जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जीएचजी गैसेज उत्पन्न होती है। तो इस गैसेज को रोकने के लिए और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमको नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए। तो भारत ने तय किया कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, तो हम 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट हम स्थापित करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर भी आता है, पवन भी आता है, नहीं, आपका परमाणु भी आता है,
कई सारे ऊर्जा स्रोत आते हैं। उस नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट का जो योगदान होगा, वह योगदान होगा नवीकरणीय ऊर्जा का। और उस 500 वाट में से सबसे ज्यादा योगदान होगा सोलर का। और सोलर का योगदान 280 गीगावाट करने की बात कही कि हम टोटल 500 में से 280 अकेले सोलर करेगा। तो सोलर को लगाने के लिए हमको क्षेत्र चाहिए। सोलर को लगाने के लिए हमको क्षेत्र चाहिए, पैसा चाहिए। तो सरकार ने कहा कि देखो भैया, सब घर में ही जो घरेलू आवश्यकता है सोलर से काम चल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। इससे घरेलू आवश्यकता डिपेंड हो जाएगी सोलर पर, तो हमारे कम हो जाए, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। आप देखिए क्यों आवश्यक है भारत में, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण प्रति वर्ग 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होता है एनर्जी। 365 में से 300 दिन इतना एनर्जी मिलता है भारत में। और अगर इसको ईयरली मान ले तो कितना करोड़ किलोवाट आवर हो जाएगा। अगर इसका प्रयोग किया जाए भारत में तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। यही कारण है कि भारत ने तकनीक रूफटॉप सोलर रूफटॉप तकनीक को बढ़ावा दिया। अब रूफटॉप होता क्या है? यह छत पर लगाने वाला है, यह फोटोवोल्टेइक तकनीक है। देखो, फोटोवोल्टेइक तकनीक है। फोटोवोल्टेइक, आपने सोलर प्लेट देखा होगा ना, सोलर, हाँ, इसी योजना के नाम से लगा था सोलर रूफटॉप तक योजना। हाँ, जीवन हरियाली मिशन में लाया गया है इसी योजना को। हाँ, अब इसी योजना, तो यह किस पर डिपेंड है? तो कौन से तकनीक पर? तो फोटोवोल्टेइक तकनीक पर डिपेंड। तो फोटोवोल्टेइक तकनीक होता क्या है? आपसे प्रश्न तो बनता है, चर्चा में है, तो साइंस में नहीं पूछ सकता है क्वेश्चंस को। या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। कैसे? तब फोटोवोल्टेइक तकनीक में याद कीजिएगा सिलिकॉन फास्फोरस का प्रयोग होता है। एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। यह सूर्य से आने वाले फोटोन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहां पर इसको निगेटिव बोलते हैं, ये पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहां पर तीनों को जोड़ दिया, इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बोलते हैं इसको। तो फोटोवोल्टेइक तकनीक है। अब फोटोवोल्टेइक तकनीक के माध्यम से बैटरी चार्ज होगा, या डायरेक्टली भी आप चला सकते हैं। यही छतों पर लगाया जाएगा। तो आपसे पूछा था फोटोवोल्टेइक तकनीक है, एक होता है सोलर थर्मल तकनीक, पानी गर्म करने के लिए लगाया जाता है। तो घरों पर जो तकनीक का प्रयोग होगा सूर्योदय योजना में, वो सोलर फोटोवोल्टेइक तकनीक का प्रयोग होगा। तो इसके लिए प्लेटें लगेगी, और प्लेटें लगेगी तो इसके माध्यम से एनर्जी क्रिएट होगा। अब ये प्लेटें बनेगी कहां? क्या मैं आयात होगा? तो नहीं, भारत में बनेगा। इसीलिए अदानी ग्रुप ने सोलर सिस्टम पर सबसे बड़ा काम किया है। अदानी ग्रुप ने सोलर सिस्टम पर सबसे बड़ा काम किया है। इसे चाइना को चुनौती दे दी थी। यही कारण है कि चाइना, ये अदानी ग्रुप ने सोलर सिस्टम पर, तो भारत धीरे धीरे सोलर की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि निर्यात नहीं, आयात नहीं कर सकता है भारत इतने बड़े पैमाने पर। और इससे क्या होगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी बंधु, तब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा सोलर का। और जब डिमांड बढ़ेगी तो जब इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ने से उत्पादन नहीं बढ़ जाएगा, कि घरेलू आवश्यकता नहीं बढ़ जाएगी, पूर्ति नहीं होगी। और जब इससे बढ़ जाएगा बंधु, तो कोयले का खर्च खपत कम होगा। तो भारत 2070 तक जाते जाते नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि हम कैसे सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे सके। और अभी वर्तमान में लगातार, हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी भारत है जो उस लेवल से आगे बढ़ गया है कि भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर? तो सूर्योदय योजना ये है। हाँ, इसकी चुनौतियां, तो इसका इंपैक्ट ऊर्जा सुरक्षा को होगा।
इसका इम्पैक्ट उत्पादन में वृद्धि होगी, इसका इम्पैक्ट आत्मनिर्भर भारत को होगा, और इसका इम्पैक्ट विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में बचत हो जाएगी क्योंकि हम आयात कम कर देंगे। नहीं, भारत मैन्युफैक्चरर बनेगा, और भारत क्योंकि आईएसए गठबंधन का सदस्य राष्ट्र है, अब भारत में जब इंपैक्ट होगा तो आईएसए सदस्य राष्ट्र को सोलर प्लेट निर्यात नहीं करेगा। नहीं, तो क्या भारत को आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाएगा? यही कारण है कि सूर्योदय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ, इसकी चुनौतियां हैं कि यह बड़ा महंगा है, बैटरी बहुत महंगी आती है, क्लियर, ई वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, ई वेस्ट की समस्या बहुत ज्यादा होगा। हाँ, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, क्लियर। कहा जाता है कि 1 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन से, सोलर उत्पादन से लगभग 4,000 से 5,000 लोगों को रोजगार मिलता है। सॉरी, 1 गीगावाट से लगभग 4 से 5,000 लोगों को रोजगार मिलता है, तो बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट नहीं करेगा। यही कारण है कि भारत लगातार, और देखिए तो एसडीजी के आयाम को प्राप्त नहीं कर देगा, क्लाइमेट चेंज को रोकना, तो भारत इसीलिए लगातार इस पर जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत की अवस्थिति यहां पर यह कहता है। तब सूर्योदय योजना आप समझ में आई। अब सूर्योदय योजना से प्रश्न कैसे बनेगा? सूर्योदय योजना से संबंधित कथन है, इसके तहत सोलर थर्मल का विकास किया जाएगा, इसके तहत सोलर फोटोवोल्टेइक तकनीक का विकास किया जाएगा, सरकार इसके तहत सब्सिडी प्रदान करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। नहीं, अब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, कई सारे इसमें से 8-10 प्रश्न बन सकते हैं, और इसी को मेंस में नहीं डाल देगा। सूर्योदय योजना के संबंध में अपना टिप्पणी लिखें। शॉर्ट नोट जब से आया है, आ सकता है नहीं। या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल में सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, विभिन्न प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा करें, प्रश्न ही बन सकता है। इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है कि करंट देखिए तो किस रूप में चल रहा होता है। जब भी टॉपिक पढ़ेंगे, कहीं से भी आप पढ़े, तो इसके विभिन्न आयामों को देखिएगा। अब इसी प्रकार से तो तक आपका सूर्योदय योजना, इसी प्रकार से दीदी लखपति योजना, नहीं, कौशल विकास को बढ़ावा देना, ड्रोन तकनीक का बढ़ावा देना, तो ड्रोन का जब एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का विकास होगा तो महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत का विकास नहीं हो जाएगा, और ड्रोन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो भारत लगातार इसके माध्यम से, दीदी लखपति योजना के माध्यम से, तो जब इनकम बढ़ जाएगा बंधु, तो डिमांड तो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर। ये सिंपल सा तर्क है, डिमांड किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर। इनकम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप गिफ्टिन वस्तु की मांग नहीं करेंगे, क्वालिटी पूर्ण वस्तु की मांग करेंगे। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में डिमांड एक टॉपिक पढ़ना है, और डिमांड कहता है कि सभी बातें समान रहने पर, सभी बातें, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। यही होता है ना। जब लेकिन आपके पास यदि कीमत आ रहा है बंधु, यानी आपके पास इनकम आ रहा है, तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ जाएगी। आज ही का न्यूज़पेपर पढ़ करके देखिएगा, और हाल ही में नीति आयोग का नीति आयोग का रिपोर्ट, भारत जो है अब घोर गरीबी वाली जो स्थिति थी उससे बाहर निकल गया है। घोर गरीबी वाली स्थिति से बाहर निकल गया है। ये मैं नहीं कह रहा, वो अमेरिकी थिंक टैंक है, ब्रुक्स करके एक नाम है, वो अमेरिकी थिंक टैंक कह रहा है कि भारत घोर गरीबी से बाहर निकल गया। अब भारत को गरीबी का नया परिभाषा तय करना पड़ेगा, नया परिभाषा तय करना पड़ेगा। अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि $1.29 से यदि कम खर्च करता है तो गरीब है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। लेकिन भारत में तो 27 रुपया वाला गरीब है, अकॉर्डिंग टू योजना आयोग। अब नहीं, 27 और 28 रुपए ऐसे ही था, अकॉर्डिंग टू योजना आयोग, क्लियर। अब भारत एमपीआई में सुधार किया है,
क्लियर। तो आपको गरीबी का नया परिभाषा देखने को मिलेगा। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगा। तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी बंधु, तो गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं खरीदेंगे, और जब गुणवत्तापूर्ण सामान खरीदेंगे तो एचडीआई में डेवलपमेंट नहीं होगा। आप समझिए, नहीं, सब एक दूसरे से सब लिंक्ड है, कहीं अलग नहीं है, हम अलग करके देखते हैं, इसीलिए हमारे पास समस्या है। अब मैं एचडीआई को जोड़ देता हूं। मैं एचडीआई को कैसे पढ़ूंगा? सिर्फ इस आधार पर एचडीआई नहीं पढ़ेंगे कि भारत का स्थान कितना है, 132वां, 132वां है, इस आधार पर नहीं पढ़ेंगे। एचडीआई जब आप पढ़ेंगे बंधु, एचडीआई जब पढ़ेंगे तो एचडीआई के संबंध में है क्या, तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर बनाया गया एक अवधारणा है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर, वेलफेयर इकोनॉमी पर, जो मानवीय विकास को बढ़ावा देता है, जो मानव के, या जीडीपी को पर बात नहीं करता, या मानव का विकास हो रहा है कि जीडीपी का लाभ मानव को मिल रहा है कि नहीं, वहां के नागरिकों को नहीं मिल रहा है कि नहीं, इसलिए वेलफेयर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसको बढ़ावा देता है, जो मुख्यतः 3 संकेतक पर आधारित है। 3 संकेतक क्या है? तो एक है शिक्षा तक पहुंच, प्रत्येक तक शिक्षा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। दूसरा है जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है जीवन स्तर। अब देखो तो इस जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अब देखो तो ई एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, नए नए विद्यालयों की स्थापना नहीं हो रही है, 200 डीटीएच चैनल की घोषणा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्वयं स्वयं प्रभा नहीं आ रही है, विद्यांजलि योजना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और उसके तहत 100% जीईआर लागू करने का, 50% उच्च स्तर पर जीईआर लागू करने का प्रयास नहीं हो रहा है। तो शिक्षा तक पहुंच, क्लियर। दूसरा, जीवन प्रत्याशा के लिए क्या चाहिए? भोजन। कौन सा भोजन? तब पोषण युक्त भोजन, तब पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, और आज का न्यूज़पेपर पढ़िए, स्वास्थ्य के संबंध में बहुत बेहतर आर्टिकल दिया हुआ है, ये कितना डेवलपमेंट हुआ है, कहां चुनौतियां कहां नहीं है, बहुत बेहतर दिया हुआ है स्वास्थ्य के संबंध में, क्लियर। कितने नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, कितने एम्स की घोषणा हुई है, कहां कितना आयुष्मान भारत के साथ कितने लाभार्थी हैं, ये सारे बड़ा बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्राइब किया हुआ है, क्लियर। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृवंदना योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्लियर। तो आपको क्या चाहिए? साफ पानी, नल जल योजना कार्यक्रम नहीं, तो क्या इससे जीवन प्रत्याशा नहीं बढ़ जाएगी? और जो जीवन प्रत्याशा 1947 में 30 वर्ष था, बढ़ करके लगभग 70% हो गया है। तो ये किसके लिए क्या है? तो यह स्वास्थ्य सुविधा, और कोरोना के बाद तो स्वास्थ्य सुविधा में और बढ़ोतरी हुई है, और खास करके टेली मेडिसिन का विकास हुआ है, नहीं, ई संजीवनी, सस्ता जन औषधि केंद्र का निर्माण किया गया है, और हाल ही में भारत सरकार ने 25,000 जन औषधि केंद्र की घोषणा की थी लाल किले के प्राचीर से, नहीं। तो ये क्या है? जीवन प्रत्याशा को। और देखो तो आर्टिकल 47 और आर्टिकल 21 बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है, साफ पानी की बात करता है, और आर्टिकल 47 पढ़ करके देखिए तो राज्य नागरिकों के विकास के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो एचडीआई में वृद्धि हो जाएगी बंधु, तो भारत डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना, क्लियर। जीवन स्तर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ऊर्जा सुरक्षा, तो ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तो जीवन स्तर नहीं बढ़ जाएगा बंधु, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जीवन स्तर नहीं बढ़ जाएगा, क्लियर। तो जीवन स्तर, तो ऊर्जा सुरक्षा, तो सूर्योदय योजना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, क्लियर। उसके पहले रूफटॉप योजना, और
प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली, ये सब क्या है? तो जीवन स्तर को ही तो बढ़ाने के लिए लाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? तो एचडीआई, हाँ, इसके समक्ष कई चुनौतियां भी, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो जीवन स्तर बढ़ेगा, गुणवत्तापूर्ण जीवन का विकास होगा। नहीं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो मानवीय विकास होगा, डेमोग्राफी डिविडेंस कम हो जाएगा। पर हाँ, डेमोग्राफी डिविडेंस बढ़ेगा, तो आपका देखिए तो जनांकीय लाभांश जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो क्या लाभ नहीं मिलेगा? ये हो गया एचडीआई का लाभ। तो इसकी कमियां फिर चुनौतियां क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बुनियादी संरचना की कमी, आज भी राजनैतिक स्तर पर जागरूकता कम दिखेगी। नहीं, अशिक्षा, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी तो चुनौतियां हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा सरकार को। नहीं, इसीलिए आप देखिएगा बंधु कि टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, मैं टॉपिक सिलेक्ट बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, वो तो पढ़ना ही है। ये आप पढ़ करके, हम अब तक पढ़ करके क्या निकल रहे थे कि ये इतना पढ़ करके जा रहे थे कि यूएनडीपी द्वारा जारी होता है और भारत का स्थान 132वां है। नहीं, और हम खुश हो जाते थे कि वाह देखो तो हम एचडीआई पूरा रट्टा मार के आए हैं। नहीं, हम जीएचआई पूरा पढ़ करके आए हैं। और पढ़ना क्या है ये ना देखिए, गलतियां वही होती है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ करके निकल जाते हैं। ये कहां पढ़ा जाता है? 5 से 7 दिन का समय बचा हो, 5 से 7 दिन का, और पलटते चले जाइए, पलटते चले जाइए। ये लास्ट में अभी हमारे पास समय है इस स्तर से देखने का। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि मेरा जो कहने का मतलब है, जो मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि हम बेसिक्स पर काम करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? प्रत्येक अभी इकोनॉमी का भी अभी सर आए हुए हैं, इकोनॉमिक्स का भी वो आप बता देंगे पूरा कि इकोनॉमिक्स या करंट में क्या क्या है, टॉपिक है। क्लियर? तो एक मोटा मोटी का जो करंट है जो आपको, अच्छा जैसे मान लेते हैं पर्यावरण, पर्यावरण बड़ा चर्चा में रहता है। अब जैसे कॉप तक जरूरी है कि कॉप 28 से पूछेगा? पहले भी तो पूछेगा। तो कॉप 28 में, अब देखो कॉप 28 में ध्यान रखिएगा, लॉस एंड डैमेज थ्योरी दिया गया है। आज ही मैंने एडिटोरियल भेजा है, आज ही मैंने लॉस एंड डैमेज थ्योरी पर एडिटोरियल भी भेजा है। अब कोशिश होगी कि एडिटोरियल का प्रतिदिन हम डिस्क्राइब भी करवा दे, चर्चा भी करा दे। नहीं, ग्रुप में नहीं, यूट्यूब पर भी और क्लास में भी प्रत्येक दिन हम चर्चा भी करा देंगे एडिटोरियल पे। तो आप समझिएगा कि यहां पर तो यहां लॉस एंड डैमेज थ्योरी, तो लॉस एंड डैमेज थ्योरी है क्या, नहीं पूछा जा सकता है प्रश्न को। और कॉप 28, तो आप हम लोग क्या पढ़ करके निकल रहे थे? कॉप 28 सिर्फ और सिर्फ यूएई में। कहां हुआ है? यूएई में। अरे भैया कॉप होता क्या है? क्या इसी से नहीं पूछ देगा सतत विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न? तो आपको कहां से लाना पड़ेगा कॉप को? तो लाना पड़ेगा 1972 से। नहीं, जब पहला सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद पहले सम्मेलन से लेकर के और यूएई तक आई है। हालांकि उसमें भी सब नहीं है, लेकिन हो सकता है इसी प्रश्न को क्योटो प्रोटोकॉल से पूछ दे क्वेश्चंस, वही तो कॉप है। जब तक ट्रेडिशनल मजबूत नहीं रहेगा ना, करंट नहीं, इसे करंट को जब भी पढ़िएगा ना विस्तारित रूप से, तो आप ट्रेडिशनल के साथ जरूर जोड़ दीजिए टॉपिक को। इतना आसान हो जाएगा ना समझना, इतना आसान। जैसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में सर्वप्रथम कॉप, एक पर्यावरण संबंधी, जलवायु परिवर्तन संबंधी, एक पर्यावरण सुरक्षा संबंधी, जलवायु परिवर्तन नहीं, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसी सम्मेलन में पहली बार कहा गया कि एक पर्यावरण संगठन की आवश्यकता है और यूएनईपी की जरूरत पड़ी। और इसी के आधार पर 5 जून को यूएनईपी बना, जिसको आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
क्लियर। और उसी के बाद इस समय उसी समय भारत में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए था, तब पर्यावरण संरक्षण में जैव विविधता भी आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण में आ जाएगा आपका क्या, जलवायु परिवर्तन भी आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण में आ जाएगा क्या, प्रदूषण में कमी करना भी आ जाएगा। तो सारा टॉपिक है तो पर्यावरण संरक्षण से। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन वहां से नहीं बन सकता है। और भारत ने COP26 सम्मेलन में ही पंचामृत घोषणा की शुरुआत की थी। और ये भी नहीं बन सकता है पंचामृत घोषणा में उल्लेखित है, या पंचामृत घोषणा कब किस सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित किया गया। आपको एक एक पॉइंट्स देखना है बंधु। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि करंट जब चलेंगे ना तो करंट इस रूप में चलेंगे। अगर ये रूप चल लेते हैं ना तो हमारा फैक्ट भी पता चल जाएगा, क्लियर, और हमारा मेंस भी पता चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार पीटी फैक्चुअल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं बनता है। पीटी आपके साथ चलता है, मेंस के साथ चलता है, नहीं होगा तो कवर नहीं हो पाएगा, क्लियर रखिएगा। इसीलिए मेरा तो अब किस रूप में आपको पढ़ना है अब क्लियर समझ में आ गया। जैसे अगर मैं कहूं कि क्षेत्रीय सम्मेलन से, क्षेत्रीय संस्था से, और क्षेत्रीय संस्था दे दे एससीओ से पूछ दे। अब देखो एससीओ को कैसे देखेंगे, एससीओ केंद्र में रखो। एससीओ है क्या, तो मध्य एशियाई देशों में एक दूसरे देशों के साथ सुरक्षात्मक अवधारणा को बढ़ाने के लिए एससीओ संगठन की स्थापना की गई, जिसमें हाल ही में पाकिस्तान को भी सम्मिलित किया गया है, क्लियर। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। और भारत में कुछ दिन पहले वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, भारत किया था एससीओ का, क्लियर। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं, इसका महत्व क्या है एससीओ का, किसके लिए, भारत के लिए, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्लस और माइनस आप उठा करके देखो तो कोई क्वेश्चंस लेकर के आओ, नहीं छूटेगा बंधु। अब आपको करना क्या होगा, जैसे जैसे सम्मेलन होते गए ना उसका नाम उसमें जोड़ते चले जाइए। 2023 में यहां, 2022 में यहां, 2024 में यहां, 2025 जब ऐसे करके जोड़ते चले जाइए। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ना पीटी पूछेगा ना मेंस पूछेगा, इसी से लिंक रहेगा क्वेश्चंस। तो करंट हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब अभी बताओ, हाँ जी ऑनलाइन वाले बताइए कि करंट अब अभी भी दिक्कत है समझना। अब समझ तो आ ही गया ना कि करंट को हमको पढ़ना किस रूप में है। मैं ये नहीं कहता कि सब याद हो गया, ऐसा संभव तो है ही नहीं, क्लियर, ठीक है। तो किस रूप में पढ़ना है तो क्लियरिटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए करंट को हम इसी रूप में चर्चा करेंगे, पर कोशिश होगी कि हम आपको इसमें लिखाएं भी, ताकि एक नोट्स आपका तैयार होता जाए। मैं विश्वास कर 30 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन टोटल है और इसमें से 22 से 25 क्वेश्चन अगर यहां से आ रहा है बेसिक से, वहीं से आना है, पीटी की मैं बात कर रहा हूं, तो हम यहां पर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहां पर मैं 17 से प्लस क्वेश्चंस बना करके जाऊंगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, वन लाइनर वाले की बात नहीं कर रहा। उस समय दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से रहेगा, वन लाइनर वाले की बात नहीं। मैं इसकी 22 से 25 वाले मैं 17 प्लस बना करके जाऊंगा। हाँ, क्लास रेगुलर रहेगा जी, क्लास रेगुलर रहेगा। रेगुलर का मतलब है कि पर डे नहीं रहेगा, रेगुलर का मतलब पर डे थोड़े ना हो पाएगा, नहीं, सैटरडे संडे तो बहुत है, साप्ताहिक मैं कवर कर दूंगा, 2 दिन बहुत है। रेगुलर का मतलब यह है कि डेली नहीं हो सकता। डेली का मतलब संभव है क्या, आप भी बोर हो जाएंगे,
नहीं, इसीलिए रेगुलर, तो इस रूप में 17 प्लस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि ये आना ही। मेंस तो खैर 100% है, उसमें तो हमको कहीं समस्या, उसमें हम यही नहीं सोचते अच्छा मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा क्या, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? ऐसा हुआ है राहुल जी कि पढ़ाए हो और प्रश्न ना आया हो? जीता जागता प्रमाण बैठे हुए, संभव नहीं है बंधु। बस इतना ही कहना है कि उड़ान लिख करके कैसे आएंगे, खेल सारा तो लिखने का ना है, हम तो अप्रोच ही ना दे पा रहे हैं। आपसे कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा ये मैं विश्वास, लेकिन बात है कि उसको हम देखेंगे कैसे। तो सैटरडे संडे की क्लास रहेगी। इकोनॉमी वाली भी सर, देखो तो सर आ गए हैं, तो उनको एक बार बोलिएगा 2 बजे से कितने बजे तक क्लास चलेगा, जब तक आप थक ना जाएं। सर आ गए हैं, हाँ ठीक है। तो अब इकोनॉमी वाले, इकोनॉमिक्स को किस रूप में देखना है वो बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद। क्या अब नहीं, दोनों दिन होगा। मैं, ऐसा संभव है क्या कि मेरा इतना बड़ा पार्ट है, इकोनॉमी वाला पार्ट मेरा नहीं रहेगा, मेरा इतना बड़ा पार्ट है तो एक दिन में थोड़े ना कवर हो जाएगा, मेरा लंबा चलेगा, लेकिन सैटरडे संडे अब रेगुलर रहेगी। धन्यवाद।